वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन पहले एक खबर मैं आपको आजमगढ़ की दे रहा हूं। कैंपेन चल रहा था डिंपल यादव का और इसमें भगदड़ मच गई। आजमगढ़ में बैरिकेडिंग तोड़ करके जो उनके कार्यकर्ता समर्थक थे वो आ गए आगे, और मंच पर उस वक्त डिंपल यादव थी। किसी तरह पुलिस ने कंट्रोल किया, जरा सुनिए। के लोगों के मेरी निवेदन है, के लोगों के मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता हमारे इसको कोई हार न पहुंचे। अखिलेश यादव भी को भी सभा में आना था, लेकिन उस वक्त डिंपल यादव मंच पर थी जब आप ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, ये बार बार हो रहा है अभी प्रयाग, ये देखिए सब वो भोपू वोपू सब उतर के नीचे गिर गए, स्पीकर वगैरह पूरी धूली धूल, लुक्कम धक्कम दुक्की सब कुछ चल रहा है वहां पर। अब सपा के कार्यकर्ता क्यों इतना अति उत्साह में आ जाते हैं? अभी प्रयागराज में हुआ ये, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभा कर रहे थे। अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर आए तो वहां भी यही हड़कंप मच गया। वहां तो चढ़ ही गए मंच पर कार्यकर्ता सारे के सारे। राहुल गांधी अखिलेश यादव का भाषण ही नहीं हो पाया, उनको वहां से सिक्योरिटी को निकालना पड़ा। और अब आजमगढ़ के अंदर आप ये हालत देख रहे हैं कि किसी बड़े नेता की रैली में ऐसा होते हुए हमने कभी नहीं देखा। सब लोग प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष के भी बाकी लोग भी प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी से मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब प्रचार कर रहे हैं। यूपी में भी सबके दबादब दौरे चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, कहीं ऐसी अवस्था देखने को नहीं मिलती। तो क्या हो जाता है ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? ये बड़ी विचित्र सी बात है। हर्षवर्धन जी देखिए, उस दिन हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, उसके बाद मैं घर गया तो चूंकि हमारा शहर है तो मैंने पूछा। तो एक तो ये कि वो सभा हुई थी पणिला में, हालांकि ये तो फिर भी थोड़ी बड़ी जगह दिख रही। तो पणिला वैसे भी थोड़ा छोटा स्थान है, बाहर उन्होंने किया था। वैसे तो परेड या केपी ग्राउंड में प्रयागराज में सभा होती है। उस घटना के बाद फूलपुर सीट और इलाहाबाद सीट पर जो लोग समाजवादी पार्टी को कुछ वोट देने का मन भी बना रहे होंगे, उनको भी वो पहले वाला हल्ला बोर और पहले वाला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुड़दंग याद आ गया। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह का हुड़दंग करता है। अब आप सोचिए, आपका ही नेता आया हुआ है, आपकी ही रैली है, अगर आप उसमें नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं तो कल को सरकार आएगी तो थाना, दरोगा, पुलिस, एसपी, डीएम, तहसीलदार, लेखपाल या बगल का पड़ोसी, बगल की खाली जमीन, उसमें आप कहां नियंत्रण रख पाएंगे? और समाजवादियों के इसी व्यवहार से मैं जानता हूं कि अब इसके बाद बहुत से समाजवादी अभी गालियां देना शुरू करेंगे, लेकिन इस तरह के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव की कैंपेन, अखिलेश यादव की पार्टी 4 कदम पीछे जा। आप सीधा ब्लेम कार्यकर्ताओं को पार्टी के चरित्र को कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई भ्रम है क्या? इसमें कोई और भ्रम है क्या? देश भर में बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं हो रही, प्रतिदिन हो रही हैं, किसी एक की नहीं, सारे नेताओं की हो रही। यहां तक कि आपको कांग्रेस की भी सभाओं में इस तरह की हुड़दंग नहीं दिखेगी। अब तो तेजस्वी यादव की सभा में इस तरह की हुड़दंग नहीं दिख रही। और अगर उसके बावजूद ये हुड़दंग दिख रही है तो ये सीधा सीधा उस पार्टी के जो कोर कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके चरित्र को दिखाता है। मुझे वो पटना की गांधी मैदान की वो रैली याद आ रही है, 14 की थी या 19 की थी, जिसमें बम फटे थे। मोदी जी 14 की थी, 14 की थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं था भाई। बम फट गए थे, 3-4 बम फटे थे उसमें, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ था। और मोदी मंच पर रहे और मोदी ने कहा सब लोग जहां हैं वहीं रुके रहिए। जो प्रधानमंत्री की सभा आप देखते हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद लोग खड़े होते हैं, जिसको कहते हैं कि अलग अलग खाने बड़े होते हैं, उसके साथ व्यवस्था होती है। यहां इन सभाओं में ऐसा क्या हो जा रहा है? सब बैरिकेड। सर इतना ही नहीं, एक आदमी अगर बल्ली पे भी चढ़ जाता है ना प्रधानमंत्री की सभा में, तो कहते हैं नीचे आओ, नीचे उतारते हैं। और यहां तो ये हाल रहता है कि आप समाजवादी पार्टी की सभाओं में देखिए, उसको उत्साह। लेकिन मैंने क्यों आपसे कहा कि आप इसको सीधा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ब्लेम करें? जरूर ठीक है, वो कार्यकर्ता ही होते हैं वहां पर और समर्थक ही होते हैं, लेकिन कुछ तो प्रशासन का भी कुछ तो रोल होगा ना। कुछ नहीं, पूरा रोल रहेगा। लेकिन चुनावी रैलियों में अगर कार्यकर्ता हुड़दंग पर आ जाए तो इतनी फोर्स आज के समय में लगाना असंभव है, जहां एक एक दिन में एक ही जिले में 3-3, 4-4 बड़े नेताओं की रैली हो रही है। जिस दिन अखिलेश और राहुल की थी, उनकी पणिला में थी और करछना में थी, यानी फूलपुर और इलाहाबाद में। अमित शाह की सभा थी, योगी आदित्यनाथ की सभा थी। इतना संभव नहीं कि इतने हुड़दंगी कार्यकर्ताओं को रोकने के बराबर पुलिस फोर्स दी जाए। इनका तो मैं चरित्र आपको पहले बता देता हूं। अभी तो ठीक है, चुनावी रैली चल रही है। 1989 में पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो
समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी। 91 में समाजवादी पार्टी बनाई। 1989 में जब 5 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव ने शपथ ग्रहण किया था राजभवन के अंदर, उसके बाद ऐसा हल्ला मचाया मुलायम सिंह के लोगों ने कि राज्यपाल को भागना पड़ा राजभवन से। सिक्योरिटी वाले उनको लेके गए, पूरा शपथ ग्रहण के पास इनके जो लोग आए थे राजभवन में राजभवन के अंदर जितने लोग मुलायम के लोग आए थे, शपथ ग्रहण के बाद पूरा बवाल काटा, स्टेज पर चढ़ गए। सुरक्षा कर्मियों को राज्यपाल को ले जाना पड़ा अंदर, पूरा स्टेज घेर लिया। मतलब इस मानसिकता के लोग हैं कि जो राजभवन को नहीं छोड़ा। और अब ये रैली के अंदर जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये बताता है कि अगर ये सत्ता में आ जाएंगे, अभी तो विपक्ष में, अगर ये सत्ता में रहे थे जब, तो उन्होंने किस तरह का बवाल काटा होगा। जो कहते हैं ना कि थाने के अंदर मुलायम सिंह यादव की बात मुझे याद आ रही है, जब वो जीवित थे अभी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कह दिया था माइक पे, कैमरे पे बोल दिया था, मैं सब जानता हूं कहां कहां क्या क्या हो रहा है, कहां कहां प्लॉटों पर किस किस की नजर है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, पब्लिकली उन्होंने बोला था। अभी मैनपुरी में सब महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए, भी हमने देखा है। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, उनके जो कार्यकर्ता वो इसी तरीके, और बसपा हालांकि कहते हैं कि अखिलेश यादव ने थोड़ा कंट्रोल करना चाहा है और कुछ नहीं, कोशिश की थी, मैसेज भी दिया कि भाई अब सुधर जाओ। असफल हो गए। वो कोशिश तब की थी जब मुलायम सिंह यादव से वो पार्टी ले रहे थे, शिवपाल के साथ मुख्तार, अतीक, ऐसे सारे गुंडे, बदमाश, आपराधिक छवि वाले थे, और अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब तो अखिलेश यादव भी उसी शरण में। रोहित साहब देखिए, बातें सभी हो गई हैं। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, आप देखेंगे कि ये अराजक चरित्र है, और यही कारण है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैं फिर कह रहा हूँ, योगी सरकार में भी छोटी मोटी घटनाएं घटते रहती हैं, अपराध की घटनाएं घटती हैं, वायलेंस कहीं कहीं पर हो जाता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं, जो गैंग जो काम करता है, नेटवर्क के तहत काम करता है, उसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान पाए हुए था। और उसका कारण था कि जितने अपराधी, जितने क्रिमिनल, जितने माफिया, वो सारे के सारे उस समय बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहे थे। और सच मानिए तो इन माफियाओं को जिनको हम इंटरमीडिएरी फोर्सेस कहते हैं, इन्हीं का उपयोग मुलायम सिंह यादव और बाद में जाकर के अखिलेश यादव ने चुनाव में प्रयोग किया। यही कारण है कि हमेशा इनकी तरफ जो है वो नज़रों से, लालायित नज़रों से इनकी तरफ देखते हैं, इनके पैरोकारी करते हैं जी। क्योंकि इनके लिए वो वोट बैंक का काम करते हैं, इनके लिए वो वोट खींचने का काम करते हैं, इनके लिए वोट लाने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव जो था, विधानसभा चुनाव भी हारने का एक बहुत बड़ा कारण था लोगों में डर। उत्तर प्रदेश में ये दोबारा ना, मायावती को भी वो पसंद करते हैं कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मामले पर मायावती बहुत कठोर निर्णय लेती थी। यदि ये आ जाएंगे तो किसी महिला की इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी? कोई बेटा स्कूल जाएगा तो अपहरण में वो उसको उठा करके ले चले जाएंगे तो नहीं ले जाएंगे। अपहरण, हत्या, अपराध की जो संस्कृति जी ठीक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की देव है, और उनके बेटे ऐसे लोगों को संरक्षण। एक कमेंट आपको राहुल जी इस पे फिर जरा। मैं ये मानता हूँ कि ये तो ऑर्गेनाइज करना होता है, और कार्यकर्ताओं को भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बाकी जो भीड़ आती है, पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे होते हैं, बिल्कुल होता है, लेकिन हमने ये देखा है कि भारतीय राजनीति में चुनावों में स्टेज गिर जाता है, जिसमें नेता समेत सारे लोग गिर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं। उसमें यही होता है कि बेकाबू हो जाते हैं लोग और वो स्टेज पे चढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी अपने नेताओं से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, सेल्फी खिंचवाने तक के लिए, इस तरह से जब भीड़ जो है आगे बढ़ती है तो यही सब फिर। अब जरा आइए अगली खबर पर हम लोग बढ़े। मैं आपसे कह रहा था कि हम जरा गांधी परिवार के प्रचार की बात करेंगे। आप गांधी परिवार पर जाएं। एक चर्चा जो रह गई थी, जो आपने संघ और भाजपा के संबंध। अच्छा हाँ ठीक, बोलिए। देखिए कॉन्टेक्स्ट दे दें। हम ये बात कर रहे थे कि क्या मोदी अब संघ से बड़े हो गए हैं, और नड्डा साहब का स्टेटमेंट भी ये था कि अब हम इंडिपेंडेंटली अब सक्षम हैं, हमें संघ की वैसी जरूरत नहीं होती। कई लोग ये मतलब माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि संघ अब उस ताकत से, उस शक्ति से नहीं लगा हुआ है। जो मैंने समझने जानने की कोशिश की, और कमाल की बात ये कि ये वो स्वयंसेवक भी कह रहे थे जो स्वयंसेवक पूरी ताकत से लगे हुए थे। जैसे हम नोएडा में हैं, यहीं पर स्वयंसेवकों ने वोट डलाया, स्वयंसेवकों ने सूची बांटी, स्वयंसेवकों ने पर्ची बांटी। उस दिन भी लगातार वो ग्रुप पे अपडेट करते रहे कि भैया अब खाली है, अब कम लोग हैं, आ जाओ। देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय से लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा है।
संघ कभी मंच पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगता है। संघ और उसके अनुसांगिक संगठन लोक जागरण का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि राष्ट्र के लिए बेहतर है। और सोचिए जरा, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और नरेंद्र मोदी बैठते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक और डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बैठते हैं। सारे संघ के शीर्ष अधिकारी उस कार्यक्रम में साथ में रहते हैं। संघ का 2025 में शताब्दी वर्ष है, 1925 में बना था, 2025 आ गया। ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रचारक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो तो संघ वाला पीछे क्यों जाएगा? और संघ ने इस चुनाव में ड्राइंग रूम बैठकों का सिलसिला शुरू किया। सिर्फ दिल्ली में 15,000 ऐसी बैठकों का लक्ष्य है। देश का कोई शहर ऐसा नहीं है, शाखा के स्तर से लेकर जिला, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर तक संघ ने गतिविधि चलाई है। इस पूरे चुनाव को राष्ट्रीय विमर्श के साथ कैसे जोड़ा जाए उसकी तैयारी की है। ये जो लोग कह रहे हैं वो दरअसल हारे हुए लोग हैं, सर ये थके हुए लोग हैं। अरे ये अच्छा नड्डा साहब ने बोला ना, लेकिन सर ये नहीं, नड्डा साहब ने जो बोला, हाँ ये भी अच्छा। मैं ये नड्डा साहब ने एक बार क्लियर हो जाए फिर नड्डा साहब ने बोला कि हम पहले अक्षम थे, अब सक्षम हैं। पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी थी तो संघ का काम फिर भी दिखता था। आज जब इतने बड़े प्रचार, इतना सब कुछ हो रहा है तो उसके बीच में संघ का घर घर जाने वाला, शाखा के जरिए, छोटी छोटी बौद्धिक संगोष्ठी के जरिए वो काम नहीं दिखे। अनवांटेड बयान था, नहीं था, बिल्कुल अनवांटेड था, नड्डा जी को नहीं देना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि नड्डा जी ने ये जो बयान दिया है ये गलत बयान है। जहां तक संघ का सवाल है, संघ ने हमेशा से बीजेपी की मदद की है और यही कारण है कि जब आप बात करते हैं संगठन महामंत्री बीजेपी के जो है संघ से आते हैं, और मैंने तो चुनावों में देखा है कि बाकायदा एक एक सीट पर संघ के एक व्यक्ति को लगाया जाता है वहां के कैंडिडेट के साथ ऑर्गेनाइज। ऐसा कुछ नहीं कि संघ यहाँ पर ताकत नहीं लगा रहा है, ताकत पूरी लगाते हैं वो। तो यहां तक होता है कि अगर संघ ना हो तो बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को बाहर ना निकाले। सारे एजेंडे पूरे संघ के हो रहे हैं तो सही बात है। वो क्यों नहीं चाहेंगे भाई कि ये मैं एक और अच्छे से बात- जीते? मैं एक और आप- एक सेकंड, इसके एक अंदर जो दूसरी थ्योरी चलती है वो ये चलती है कि जाहिर है वो चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन वो ये भी चाहते हैं थोड़ा अंकुश रहे। तो ये जो 300 मामला वाला नहीं चाहते, वो चाहते हैं हाँ तुम आ जाओ 260-70 वाला ठीक है, उतना चलिए। मैं इसको तथ्य के तौर पर एक बता दूं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो मुख्यमंत्री थे, जो आज सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबाले, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, आप सर्च कीजिए, अभी आपको खबर मिल जाएगी। तो मोदी, मोहन भागवत, थ्योरी तो यही है ना कि मोदी जी के कद से प्रॉब्लम हो गई है। बता रहा हूं, ये कोई दूसरों को लगता है। ये कोई नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले वो एक पेज पर अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अब आगे सर आगे एक लास्ट कमेंट करूंगा। 3 घंटे की बैठक हुई, ओके, 3 घंटे की बैठक ठीक। मैं ये लास्ट कमेंट करूंगा। देखिए, बीजेपी को संघ की जरूरत है अपने काम करने के लिए, संघ को बीजेपी की जरूरत नहीं है। अगर सत्ता में नहीं भी होंगे तो संघ के सारे काम कैसे सुचारू रूप यूसीसी से कैसे आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कैसे आएगा, सुचारू रूप से सौरभ चलता जी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अनुकूलता तो मैं ये चाहिए। बोल रहा हूं, देखिए, जिस तरह के उनके लोगों में काम है, लोगों के धरातल पे जाके काम ओहो करने सर, हैं। आपके नहीं, कोर नहीं, एजेंडे नहीं, कैसे काम पूरे करने हैं, होते हैं? वो राम सारे मंदिर काम कैसे वैसे ही बनता, नहीं, नहीं, 370 नहीं, कैसे मैं- हटता? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी को आप अलग संगठन के रूप नहीं में कर देखें, सकते। अलग संगठन के रूप में देखें, लेकिन दोनों का आत्मा जो है वो एक ही है, दिशा एक ही है, उनका लक्ष्य एक ही है। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चलिए, चाहिए। ऑलराइट, ठीक। अब आगे इसीलिए ये जो बराबर सेपरेट करके जो देखने की है कि संघ नहीं कर रहा है, अरे भाई सारे संघ के स्वयंसेवक काम ही। देखिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी सारा का सारा स्वयंसेवक तन मन धन सबके साथ लगा हुआ है। ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया ना, ये बड़ा इस देश में र्यूमर चलाना, हमेशा र्यूमर चलाया। चलिए ऑलराइट, अब जरा विरोधियों की देन है। गांधी परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि गांधी परिवार का जो प्रचार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो प्रचार चला खासकर अमेठी रायबरेली के अंदर, वो परिवार को याद करने वाला। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, मैंने उसका जिक्र आपसे किया। मोदी जी ने भी जो है उनको श्रद्धांजलि दी है, राहुल गांधी ने भी उनको याद किया, पापा के साथ अपने एक तस्वीर भी उन्होंने डाली है। लेकिन क्या ये कुछ फैमिली को याद करने वाला जो मामला है, ये कुछ ज़्यादा बन गया क्या? और कहीं ये इस प्रचार में कुछ थोड़ा बैकफायर तो नहीं करेगा?
जितनी बात प्रियंका जी, राहुल गांधी जितनी अपने परिवार की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ वीडियो डाला था एल्बम देखते हुए, ये पापा के साथ में यहाँ गया था, नहीं, उसका काउंटर आया है, उनका काउंटर आया है, नहीं, एक बार कमेंट कॉन्टेक्स्ट दे दूं सर, कॉन्टेक्स्ट केवल ये है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। आपकी फैमिली से 3 प्रधानमंत्री हो गए, तो जाहिर है कि आप उसको याद दिलाएंगे, काम याद दिलाएंगे, बताएंगे। लेकिन ये जो परिवारवाद वाला जो बार बार नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं, एक हद के बाद इस किस्म के गांधी परिवार के प्रचार ने कहीं उसी को तो पुश नहीं दे दिया है। देखिए सौरभ जी, राजशाही में ये मानसिकता काम करती है, लेकिन एक सामान्य आदमी, मेरे जैसा आदमी, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और खून गिरता है। मुझे लगता है कि हम इस देश में पैदा लिए हैं, स्वतंत्र नागरिक है। एक बच्चा चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे पिता, मेरी दादी, मेरी परदादा और सब कोई प्रधानमंत्री थे, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम चाहे बौद्धिक तौर पर अपाहिज हो, नैतिक तौर पर अपाहिज हो, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी मैं कह रहा हूं, चाहे वो लालू की परिवार का हो, चाहे वो मुलायम सिंह का परिवार का हो, चाहे वो रामविलास पासवान के बेटे का हो, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, ये लोकतंत्र के लिए कोड है। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र के लिए कोड है। एक परिवार का व्यक्ति राजनीति में जाए, इससे कोई गुरेज नहीं है। कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इससे कोई देता नहीं है, लेकिन एक परिवार पूरी राजसत्ता का संचालन करे, ये इससे बड़ा घटिया कुछ हो नहीं क्या सकता। ओवरडू कर दिया इस बार गांधी परिवार ने? देखिए, क्या कोई सीट, किसी भी सीट से अगर कोई व्यक्ति लगातार जीतता है तो पारंपरिक सीट कहलाती है कि इस पार्टी की पारंपरिक, इस पारंपरिक सीट को उन्होंने परिवारवादी की सीट बना दिया है कि भाई परिवार यहां से जीतता रहा। और गांधी परिवार ये मानता है कि रायबरेली और अमेठी सीट हमारे मतलब बपौती की सीट है, यहाँ से हम ही चुनाव लड़ेंगे और ये हमारी सीट है। यहाँ जनता ने हमें जो समर्थन दिया था उसमें इंदिरा गांधी का योगदान को वो याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को वो याद कर लेते हैं, इसके अंदर राजीव गांधी को याद करते हैं, सोनिया गांधी के जो एक लिमिट तक कोई एतराज नहीं है उस पर, लेकिन अब वही करने लगे सिर्फ और कुछ नहीं। वहां की जनता इसी आधार पर वोट देगी। जनता अगर उनको वोट देगी तो गांधी परिवार को मान के वोट देगी, अगर वो उसको अलग कर देंगे तो वो कौन वोट देगा? सोनिया गांधी बोल रही है ना, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर जनता इसी पर वोट देती है तो बिल्कुल वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि जनता इसी पर वोट। मैं कह रहा हूं आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कि जनता इसी पर वोट करेगी? यही कारण है उनको वोट इसी आधार पर मिलेगा। सोनिया गांधी ने जो कहा है कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, इसलिए उन्होंने कहा ना कि भाई गांधी परिवार का वारिस मैं आपको सौंप रही हूं, आप गांधी परिवार को वोट देते आए हो, राहुल गांधी को आप फिर से वोट दीजिए। राहुल गांधी से वहां चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी अपने प्रचार अभियान में बार बार राजीव गांधी का जिक्र करती है, इंदिरा गांधी का जिक्र कर रही है, पूरे समय अपने परिवार का जिक्र क्यों कर रही है? क्यों जानती है कि जहां की जनता जो इमोशनल होगी, भावनात्मक तो गांधी परिवार से जुड़ी होगी, मैंने तो आज एक ऐसा कमेंट पढ़ा, मैं सोचता रह गया कि भाई ऐसे भी होता है क्या? उसमें लिखा था कि ये कहते हैं राहुल गांधी को क्या एक्सपीरियंस है, प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री, क्या पता उनको सरकार चलाने के बारे में? किसी ने लिखा, अरे भाई वो प्रधानमंत्रियों के परिवार से ही है, उसने वो तो सर, हाँ सब जानता है वो। सौरभ जी एक सेकंड, मुझे एक बहुत बड़े पत्रकार ने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है आज प्रियंका गांधी वाड्रा से, वो बड़ा वीडियो वायरल है। बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत कठिन प्रश्न पूछा प्रियंका, राहुल गांधी क्या कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? बोला क्यों नहीं बन सकते? ये लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है। ये वो गैंग है, ये गिरोह है पत्रकारों का जो इस प्रकार के जाकर के दरबार में जाकर के पत्रकारिता करता है। और इसका जवाब प्रियंका जी और क्या देती हैं भला? मैं वही कह रहा हूं। और मजेदार बात है, उसमें प्रियंका ने कहा वो वेद उपनिषद सब जानते हैं, हाँ। लेकिन उस पत्रकार की हैसियत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि एक काउंटर सवाल कर दे कि अरे राहुल गांधी ने कहां से वेद उपनिषद एक आध, अरे भाई जो आदमी वेद उपनिषद पढ़ा भी हो तो सरकार से क्या मतलब? नहीं, वेद उपनिषद जो जानता है वो छलकता है, अच्छा, सभाओं में छलकता है, एक आध वाक्य तो निकलता है। कभी तो कोई संदर्भ आता। आप वेद उपनिषद पुराण इसकी व्याख्याकार अगर हैं तो आप बोलते हुए कभी तो आपके मुंह से निकलेगा। ये तो कांग्रेस के ठीक ठाक लेवल के नेताओं ने मुझे भी कहा है कि आप राहुल गांधी को नहीं जानते, बड़ा आध्यात्मिक आदमी है और है सब पढ़ा रखा। मैं बस एक लाइन कह देता हूं, अगर वेद पुराण उपनिषद पढ़ा होता तो विष्णु पुराण का वो श्लोक तो पढ़ा होता ना, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो वो क्यों बोलते कि 1947 में बना हुआ है देश? उनको पता होता ना कहां हिमालय, कहां समुद्र, कहां भारतवर्ष, कैसे उसका विस्तार, ये जानते ना। वेद पुराण उपनिषद गीता जितने तरह के हैं वो सब संदर्भ के साथ आते हैं। अगर उन संदर्भों का आपके जीवन में कुछ नहीं है, जो मैं बात कह रहा था कि भाई उन लोगों ने कहा ये तो प्रधानमंत्रियों के बीच में ही रहे हैं जिंदगी भर, क्या इनको कैसे नहीं पता सत्ता क्या होती है और सरकार कैसे होती है?
किशोरीलाल जी प्रधानमंत्रियों के बीच में नए लगातार। कैसी बात कर रहे हैं आप? किशोरीलाल जी, अपने किशोरीलाल जी जो लड़ रहे हैं बेटी स्मृति वो ईरानी भी के तो साथ। लगातार देख रहे हैं, मंत्री प्रधानमंत्री सब देख रहे हैं, और वो तो रायबरेली रहते थे, तो यहाँ से बड़े बड़े लोग जाते थे, वहां जाके किशोरीलाल जी खोजते थे। तो क्या करें, मतलब सब प्रधानमंत्री और मंत्री हो जाएंगे? मतलब ऐसे नहीं होता ना, लोकतंत्र का ऐसा उपहास उड़ाने की जैसे कोशिश। किचन में खाना ये तो बनाते ठीक हुए नहीं। तो देख अरे रहे हैं, एक तो एक उनको खाना बनाने आ जाता है। एक और कंपैरिजन करना चाहता हूं। मैंने तो राजीव जी को नहीं देखा, मैंने देखा मैंने नहीं देखा उनको, मैंने राजीव देखा जी को मतलब देखा, मतलब मैं बहुत छोटा था तो मुझे नहीं याद है। राजीव गांधी भी जब प्रधानमंत्री बने तो कोई उनके पास अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था, वो तो पायलट थे। उनसे ज्यादा राजनीति तो राहुल गांधी कर चुके ना, राहुल गांधी 20 साल के सांसद हैं, लेकिन राजीव जी को तो कुछ नहीं आता था पॉलिटिक्स का। लेकिन आप तब भी कहना मुझे क्या चाहते ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ, राजीव गांधी में कुछ विजन था। मैंने बताया ना, नहीं कहना सलाह- क्या चाहते हैं। राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई थी। जो व्हाटएवर, वो अलग बात है सर, लेकिन मैं कह रहा हूं राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने उनके कुछ इनिशिएटिव्स की तारीफ होती है, देखिए ऐसा है लेकिन कि राहुल गांधी में क्या आपको वैसा भी कुछ नजर आता है क्या? देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको सब कुछ आता हो। ठीक बात है। व्यक्ति जो है वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो कि उनको सलाह सही देते हैं। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उनके आसपास के लोग वैसे नहीं हैं जो उनको सलाह दे सके ताकि ये आगे बढ़ सके। समीर जी जो बात बोल रहे थे कि आपने कहा कि बार बार जो है वो अपने परिवार की बात को आगे उठाते हैं, ज्यादा करने लगे। देखिए क्या होगा, आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं तो काम की बात तो नहीं कर सकते ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये करके दिखाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हाई पॉइंट क्या है फिर? यही है ना कि मेरे परिवार ने ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे किया। अरे आप यही होगा आप ना। मोदी जी के काम की कमी निकालो ना, तो मोदी जी के काम की कमी कैसे निकालें? मोदी जी ने अच्छा काम किया ना, आप उनको थोड़ी मानते हैं अच्छा काम किया। तो आप जबरदस्ती थोड़ा निकाल सकते हैं किसी कर काम रहे हैं वो तो। देखिए जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, जिस कामों की कमी निकाल सकते हैं वो बोलते भी हैं। लेकिन हाई पॉइंट ये है कि मेरे परिवार में ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसा आप कह रहे हैं कि भाई यही है कहने के लिए, तो और और क्या कहेंगे? बताइए, सत्ता से मैं बाहर हूं तो मैं क्या कहूंगा? अरे मैं मेरा एक point है। मैं एक बार वो मेरा एक point राजीव गांधी राहुल गांधी वाला मैं एक मेरा एक कंपैरिजन point है चाह रहा सर। हूँ। 2004 से 2014 तो कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी तो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। राहुल गांधी यही बताते थे कि 10 साल में सोनिया गांधी रायबरेली के अंदर क्या क्या, जब वहां से सांसद थी सिर्फ 5 काम बता देते कि जब हमारी सरकार थी केंद्र में, सोनिया गांधी ने ये रायबरेली के लिए 5 चीजें लेकर आई है, उसी पर वो चुनाव जीत जाते हैं। तो बताने के लिए नहीं है कि 5 साल सोनिया गांधी ने क्या दिया वहां पर, वो बता दे राहुल गांधी की 5 साल क्या दिया जब केंद्र में सरकार की थी वहां पर। यही बात सर, राजीव जी को आपने देखा है ना? मैंने तो देखा है हाँ। काम करते, लेकिन उन्होंने अभी जो राहुल जी ने कहा ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन बहुत बड़ा काम शुरुआत की थी। आज जो आप देख रहे हैं टेलीफोन और जो टेक्नोलॉजी की क्रांति, सेम पे लेकिन पत्र मैं उनकी फिर देन है। सेम पित्रोदा उन्हीं की देन है। कहा जाता है कि सैम पित्रोदा को उन्होंने कहा कि ब्लैंक चेक ले लो सैम, और लेकिन इंडिया चलो काम करने के लिए। नहीं, हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ अच्छा ही काम किया है। सवाल ये होता है कि आपकी अच्छाई और बुराई के बीच में जब तराजू पे तौला जाता है तो क्या अच्छाई डोमिनेट करता है या बुराई डोमिनेट करता है, इससे आपका व्यक्तित्व निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि जो हंसोड़ आदमी को गुस्सा नहीं आता है, और ऐसा नहीं कि आपके जैसा शालीन आदमी को गुस्सा नहीं आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन व्यक्तित्व का आकलन इस आया है, एक आध बार नहीं तो नहीं कई आया। बार आता है, हाँ, देखा देखा है हम हूं, लोगों ने लेकिन देखा। व्यक्तित्व का आकलन इस आधार पर होता है कि डोमिनेंट ट्रेंड क्या है, डोमिनेटिंग क्या है। आप सच पूछिए, कोई भी प्रधानमंत्री होता, उसके सलाहकार हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सब कैबिनेट आपके साथ काम कर रही है, सेक्रेटरीज आपके साथ काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिशन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो अच्छे कुछ न कुछ तो काम करेंगे। तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं फिर तो। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूं, लेकिन एक चीज कहा जाता है, सब कोई नहीं कर सकता है। लालू को भी सत्ता मिली थी, लालू ने बिहार को चौपट करके छोड़ दिया। राहुल के हाथ में 20 साल से तो सत्ता ही सत्ता थी सर। एक व्यक्ति कैबिनेट का नोट फाड़ने की जो साहस रखता हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो राजशाही से कोई कम बड़ी बात है। किसी क्या मजाल, और इसके बारे में तो पूरा इसके बारे में जिक्र किया गया है, लिखा प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने विधिवत इस पर लिखा कि कितना मनमोहन सिंह विदेश में से इतने क्षुब्ध हुए कि वो आकर के उनको मन कर रहा था कि हम रिजाइन कर दें। तो वैसे भी बैरम खां की भूमिका में मनमोहन सिंह थे, वो कोई फुल फ्लेज प्रधानमंत्री बैरम खां? भाई जब तक युवराज बड़ा न हो जाए अच्छा। तब तक बैरम खां जो है वो अकबर की देखभाल करता था। वही स्थिति थी बैरम खां की वो तो भूमिका ठीक में है, वो मनमोहन तो सिंह आप थे। ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन क्या सवाल है कि राहुल गांधी में उतनी
बौद्धिक क्षमता है क्या? बौद्धिक क्षमता का मतलब पढ़ने लिखने से मैं बात नहीं कर रहा, उनका जिसे जमीन पर वाकई प्रयोग करने के लिए। आज के दिन में बहुत से पत्रकार, नहीं राहुल गांधी बहुत पहले से मैच्योर हो गए हैं, मुझे तो नहीं लगता। जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं, टकाटक 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 टकाटक। आप बताइए, एक इतने बड़े पार्टी का अध्यक्ष रह चुका आदमी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की भूमिका लोग आने वाले दिनों में देखता हो, उसकी पार्टी के लोग और कई लोग भी, वो इस प्रकार की भाषा नहीं, उन्होंने ये बार बार बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक रैली में ये कहा 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर 4 तारीख को आता रहेगा पैसा 8,500 रुपए अकाउंट में, टकाटक 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 टकाटक। नहीं, कहाँ से आएगा? स्विस बैंक से आएगा क्या? कहीं कोई खाता खुला है किसी का? नहीं, सैम पित्रोदा ने उसकी बताया, व्याख्या की है। उनसे पूछा गया कि भाई ये दूसरों से पैसा कहाँ से आएगा। हाँ। तो जो पत्रकार उन्होंने पूछा कि ये पैसा आप जो है, जो मिडिल क्लास है उस पर टैक्स लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को बड़ा हृदय रखना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। वही है, इधर से लूटो उधर बांटो, वही वाला खेल होगा। और अगर ये खेल होगा, मतलब देश में अराजकता होगी, मतलब देश में कोई निवेश नहीं आएगा, मतलब देश में जो दुनिया भर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बंद हो जाएगा, मतलब चीन की जगह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑल्टरनेटिव के तौर पर यहाँ सप्लाई चेन देख रही हैं वो बंद हो जाएगी, जो भारत दुनिया का एक्सपोर्ट हब बनना चाह रहा है वो बंद हो जाएगा, जो भारत यहाँ 2 मोबाइल फैक्ट्री से सीधे मतलब एक तरह से कहेंगे 90% मोबाइल बनाने लगा है वो बंद हो जाएगा, और ये जो PLI स्कीम होगी इसको बंद करके ठक सब लोगों को दे दिया जाएगा। किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि नहीं होगी। फिर से देश में सड़क 34 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पर दिन का हाईवे बनने लगेगा। फिर से रेलवे का जो डबलीकरण है, जो 50 साल में हुआ था, जो 10 साल में हो गया था, वो फिर से अगले 50 साल में पूरा होगा। तो आप कल्पना कीजिए देश का क्या हाल होगा। और आप भूल गए होंगे, टोल पर लाइन लगी रहती थी 3-3 घंटे किसी भी शहर में घुसने के लिए, सब बंद हो गया। बीते दिनों की बात हो गई, उस सब की फिर से कल्पना कीजिए। देश को अराजकता में ले जाने का मॉडल, उसका नाम है राहुल गांधी। अच्छा ठीक, अच्छा एक कमेंट में, क्योंकि एक खबर छूट गई, आज हमने केजरीवाल जी की बात नहीं की। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ मुख्यमंत्री आवास में, उसकी तुलना लखनऊ में मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड के साथ की है। ये तुलना उचित है? देखिए, जो लखनऊ वाला जो गेस्ट कांस था, उसमें तो जो है वो मायावती जी की इज्जत पर हाथ रखने की कोशिश की गई थी, और कहा जाता था कि किसी तरीके से वो इज्जत बचा करके वहाँ से भागी थी। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तक ये सूचना आई हो, कोई वीडियो क्लिपिंग्स उनके पास हो, ऐसे तो हवा में नहीं बोल रहे हैं। क्या स्वाति मालीवाल के साथ अशिष्टता और अभद्रता इस हद तक थी कि उनकी इज्जत पर हाथ डाला गया मुख्यमंत्री आवास में? ये मुझे लगता है ये जांच से ही निकल करके आएगा। समय इस पर हम टिप्पणी देने में अभी समय अभी काफी समय पूरा हो गया हमारे प्रोग्राम का आज।